नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 सितंबर 2023 के डेली एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा दोस्तों, इमीडिएटली इस टॉपिक की मैं शुरुआत करूंगा। पहला एडिटोरियल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन्स इज द नीड ऑफ द आवर। यहां पे क्या बोला जा रहा है, वैसे मैं बता दूं 3 एडिटोरियल की न्यूज और 7 से 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे बेसिकली बात की जा रही है कि आज की डेट में जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में इरेटिक वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ जगह पे इन वेदर पैटर्न्स के चलते ओवरऑल आपको बारिश कम, पानी की कमी, मॉइस्चर की कमी, इरिगेशन के लिए पानी का कम होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और कुछ जगहों पे चीजें आपको कुछ ज्यादा ही एक्सेस नजर आ रही हैं, जहां पे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पानी की बढ़ जाती है, एकदम से बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, एकदम से कम समय में किसी एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे पिछले साल अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए, 1700 लाइफ्स यहां पे क्लेम हुई, 33 मिलियन पीपल यहां पे अफेक्ट हुए। जो 2013 के फ्लड्स थे उत्तराखंड में, 2014 के फ्लड्स कश्मीर वैली में, 2015 के फ्लड्स चेन्नई में, 2017 के फ्लड्स गुजरात में, इन सब ने जान माल का नुकसान किया, लाइवलीहुड का नुकसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिव डैमेज पहुंचाया। और इस बार भी हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल हमने इस साल रेन इंड्यूस्ड फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को देखा। यमुना का पानी का लेवल 208.5 मीटर के मार्क को क्रॉस कर चुका था। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड यहां पे ब्रेक हो चुका था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा, जो कि इंडिया का 12% लैंड एरिया है, इट इज प्रोन टू फ्लड्स। जो सीवियरिटी है और फ्रीक्वेंसी है फ्लड्स की, इसने हमारी सिटीज को बहुत हद तक अफेक्ट किया है, और बहुत कम एफर्ट यहां पे दिया जा रहा है इन मेंटेनिंग नेचुरल फोटोग्राफी टोपोग्राफी। जो हमारी सिटीज है बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही हैं, हैफिज्ड मैनर में एक्सपेंड कर रही हैं, और इट इज मेकिंग आवर सिटीज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। जो फ्लडिंग है वो हमारी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि देखिए हमारी देश की जीडीपी का 75% 2030 तक शहरों से आएगा, और अगर फ्लड से हमारे शहर इंपैक्ट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इंपैक्ट होगी। जान माल का नुकसान अलग है, ह्यूमन रिसोर्सेज का नुकसान अलग है, उसका इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो तो देखो है ही है ही। और जो इमोशनल इम्पैक्ट है, ठीक है ना, जो ओवरऑल मेंटल इम्पैक्ट है, बट पैसों के भी रिस्पेक्ट में इम्पैक्ट बहुत बड़ा माना जाता है। ओके, इंडिया प्राइमरीली रिलाई करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पे, और ओवरऑल इस एक्ट के अंदर आपको नियम कानून बनाने हैं जिसके थ्रू आप इस प्रकार के फ्लड्स को, डिजास्टर्स को रोक सको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात जो यहां पे की जा रही है वो है फ्लड मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो फ्लड मैनेजमेंट है, अगर हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर सही से करते हैं तो ये मल्टी हजार्ड रिस्क के साथ डील करता है। फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ ओवरऑल होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट की बात करता है, किसी पर्टिकुलर इलाके में एक्सेस वाटर के मैनेजमेंट की बात करता है। यहाँ पे डैमों का मेंटेनेंस, कहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है, कहाँ पे चैनल्स बनाने हैं, कहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं करना है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो डिजास्टर रिस्क है जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, रिसोर्स गवर्नेंस के चलते बहुत से देशों में ओवरऑल इन डिजास्टर रिस्क को इंटेंशनली इग्नोर किया जाता है। अगर आप फ्लड स्ट्रेटजी देखें जर्मनी में, यूके में, नीदरलैंड्स में, तो यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से फ्लड रिस्क मैनेजमेंट होता है, फ्लड प्रोटेक्शन की टेक्निक वगैरह बनाई जाती है। प्रॉपर तरीके से टेक्निकल मेजर्स के दम पे डाइक्स बनाना, टेम्पररी फ्लड डिफेंस वॉल्स बनाना, पोल्डर्स बनाना, की एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। फ्लड प्लेन्स को रिस्टोर किया जाता है ताकि अगर एक्सेस अमाउंट में पानी बरस रहा है तो पानी को फ्लड प्लेन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर भी इन सारे टेक्निकल मेजर्स के बारे में हमको पता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन मेजर्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की, जिसने एट्रीब्यूट किया था इंक्रोचमेंट्स इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स इन तमिलनाडु एंड फेल्योर टू एक्ट ऑन देम एज द प्राइम रीजन फॉर चेन्नई फ्लड्स। चेन्नई फ्लड्स जो 2015 में आए थे, उससे पहले ही अथॉरिटीज को हल्का फुल्का अंदेशा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ओवरऑल डेवलपमेंटल चल रही है, ये बहुत ज्यादा डेंजर जोन में चल रही है। यहाँ पे आपको फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स में इंक्रोचमेंट नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अथॉरिटीज ने ध्यान दिया नहीं, वो कंस्ट्रक्शन कराते गए। फिर जब चेन्नई फ्लड्स 2015 के आ गए तब सबने हाथ खड़े कर लिए कि अरे बाबा ये क्या हो गया, अब क्या करें। तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना फ्लड प्लेन्स में, ये जो कैपेसिटी होती है नदियों की ना, कि नदियों में पानी के लेवल को हाई कर सकें, ओवरऑल नदियों के बैंक से पानी ओवरशूट ना करें, क्योंकि बैंक के थोड़ा आगे जाके घर बने हुए हैं, कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं, तो अगर बैंक से पानी अपशूट करेगा तो ओवरऑल जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे जाके घुसेगा। और ओवरऑल इंडिया के अंदर
आबादी के बढ़ते, रिवर के फ्लड स्पेट्स में मैसिव कंस्ट्रक्शन हुआ है। इनफैक्ट बड़े बड़े आप कह लो टावर्स और कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन फ्लड स्पेस के अंदर बना दिए गए। और ये जो प्रॉब्लम है ये हिली स्टेट्स में ज्यादा एक्यूट है। उत्तराखंड लगातार निगलेक्ट कर रहा है इको सेंसिटिव फ्लड प्लेन्स को। गेस्ट हाउसेस बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं रिवर के फ्रंट पे, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। 2013 में वैसे फ्लड्स आए थे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने वर्चुअली बैन कर दिया है बिल्डिंग्स को 200 मीटर अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा 2015 के जजमेंट में। लेकिन उसके बावजूद भी इस जजमेंट को अलग अलग इंटीक्रेसीज के थ्रू, जुगाड़ के थ्रू सबवर्ट किया जाता है और इस प्रकार का अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन अब भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। पहले से थोड़ा धीमा चल रहा है बट चल रहा है। उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसका क्या काम है? टू रेगुलेट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन द रिवर वैली। लेकिन रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि रैम्पेंट माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो बेसिकली फ्लड्स नेचर की फ्यूरी को दिखाता है और इस पर्टिकुलर नेचर की फ्यूरी को एक्सरबेट और एग्रबेट करता है इंसान अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रेनफॉल भी इंसान का ही इफेक्ट है, जो कि पिछले कई सालों में दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लाने की वजह से हुआ है। तो इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए ना एनवायरमेंट के लिए, हम एट बेस्ट ये कर सकते हैं कि कम से कम उन लॉज को हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट तो करें। कम से कम फ्लड प्लेन की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वाटर की, उसको तो बना के रखे। कम से कम लैंडस्लाइड्स वगैरह के, फ्लड्स के, एवेलांचेस के रिस्क को थोड़ा कम कर सकें। और अगर हम यही कम नहीं कर पाए, यहीं पे हम लोग अनसस्टेनेबल तरीके से, माइंडलेस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे अपनी इकोलॉजी का, तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। फिर भैया अगला आर्टिकल है निपाह वायरस को लेके। निपाह वायरस को लेके आज दो करंट अफेयर्स के भी आर्टिकल है। निपाह वायरस ने अगर आप देखो तो कोझिकोड में तरखाट मचा दिया। इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं, निपाह वायरस की जो करंट न्यूज है ये केरला की, उसको देखते हैं। 5 लोगों को केरला के अंदर निपाह वायरस हो चुका और इन 5 लोगों के जो 710 कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको यहां पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और इन 5 के अंदर 2 लोग की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और कुछ और लोग यहां पे सीरियस भी हैं। भैया तीसरी टाइम कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में यहां पे इन्फेक्शन कंफर्म हुआ है निपाह वायरस का। 5 लोग यहां पे निपाह वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और इनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी 789 लोगों की, उनको यहां पे आप कह लो आइसोलेट किया गया है, मेडिकली इनको एग्जामिन किया जा रहा है। पहले क्या है दोस्तों, 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ भाई इनको निपाह वायरस हुआ, अब उन दोनों की मौत हो चुकी है। अब वो जो 2 लोग हैं उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे इनको यहाँ पे आइसोलेट किया गया। 2 कॉन्टैक्ट थी ना ओरिजिनली जिन 2 लोगों को हुआ है, उनकी ऑलरेडी यहाँ पे मौत हो चुकी है। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक रूट मैप इशू किया है इन 2 डिसीज पर्सन के लिए। इनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री वगैरह को खंगाला गया है कि कहाँ कहाँ पे गए, किससे किससे मिले। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये सब कोझिकोड के इलाके के आसपास हो रहा है। तो सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ओवरऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रही है, जो कि इन पेशेंट्स को दी जाएगी ओवरऑल इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि निपाह वायरस की ना ही कोई वैक्सीन है और ना ही कोई नॉन ट्रीटमेंट का मेथड है। अभी के लिए जो निपाह वायरस का स्ट्रेन अफेक्ट कर रहा है वो है बांग्लादेश वाला स्ट्रेन। ये कम इन्फेक्शियस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अगर ओवरऑल आपको निपाह वायरस हो गया ये बांग्लादेश वाला स्ट्रेन, तो 70% चांसेस हैं आपके मरने के। तो पहला जो विक्टिम था 47 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम बरुन थोकारा इन कोझिकोड, इसके 371 कॉन्टेक्ट्स को आइसोलेट किया गया। और दूसरा जो 24 साल का इंडिविजुअल था, ओवरऑल उसके भी आपके एक 40 साल का इंडिविजुअल था, उसके 281 कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे ओवरऑल आइसोलेट किया गया और इन्हीं कॉन्टैक्ट में से 3 और लोग मिले हैं जो कि ओवरऑल निपाह वायरस से इन्फेक्टेड नजर आ रहे हैं। इनके सैंपल्स को, बॉडी फ्लूइड सैंपल्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यहां पे भेज दिया गया। ठीक है भाई, तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ओवरऑल ये निपाह वायरस ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, 2019 में निपाह वायरस केरला में पहली बार नजर आया था, ठीक है ना, फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है ना, 2019 में सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। और निपाह वायरस फैलता है ओवरऑल पेटेरोपस मेडिकस स्पेशीज ऑफ बैट्स से। बैट्स इज द रिजर्वायर ऑफ निपाह वायरस। अब चूंकि पूरे केरला में ये पर्टिकुलर प्रकार के पेटापोरस फैमिली के बैट्स पाए जाते हैं, तो एक्सपर्ट्स ने पहले भी बोला था कि भाई केरला एक ऐसी जगह है जहां पे ओवरऑल बाद में भी निपाह वायरस के आउटब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब तो रेगुलर आउटब्रेक देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल पूरे केरला में निपाह के केसेस आ सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया गया है। इनफैक्ट निपाह का आउटब्रेक केरला में चौथी बार देखने को मिल रहा है। खास बात दोस्तों ये है, 2019 में जो निपाह का आउटब्रेक हुआ था केरला में, वो एर्नाकुलम में हुआ था।
बाकी 3 जो आउटब्रेक हुए हैं वो कोझिकोड में हुए हैं। तो अब तक एक्सपर्ट्स ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि जब पूरे केरला स्टेट में पेटिप्रो फैमिली के बैट्स पाए जाते हैं तो केवल कोझिकोड यहां पे स्पेसिफिकली क्यों अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो यहां पे रिसर्चर्स ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 में से 3 बार कोझिकोड के अंदर ही निपाह वायरस का आउटब्रेक यहां पे क्यों उठा। और सबसे खास बात यह है कि जो पहला पेशेंट है उसने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर वायरस को। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है इस इंडिविजुअल ने एक ऐसा फ्रूट कंज्यूम किया हो जिसमें ओवरऑल बैट इन्फेक्टेड हो। आपको पता है बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं जो जिसके ऊपर बैट वगैरह बैठते रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि फ्रूट सब्जियों वगैरह को आप धो के खाइए। तो हो सकता है कि उस फ्रूट के ऊपर बैट बैठा हो, हल्का फुल्का उसको खाया और बाद में आदमी उसको खा गया हो, इसलिए उसको यहाँ पे ओवरऑल ये निपाह वायरस हो गया हो। तो इसकी डायनेमिक्स को लेके यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी यहाँ पे सैंपल चले गए हैं। अब ये क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, प्रायोरिटीज को कैसे शिफ्ट करते हैं, इस प्रकार के स्पिल ओवर को आगे कैसे रोकेंगे, इन सब चीजों के ऊपर थीसिस अभी चालू। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। तो सेकंड वाला एडिटोरियल भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अच्छा, सेकंड एडिटोरियल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस वही सारी चीजें हैं दोस्तों। बेसिकली 2018 में जब निपाह वायरस का आउटब्रेक आया था केरला में, 23 में से 21 लोग मर गए थे। अब फिर से यहाँ पे निपाह वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला। भले ही 5 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, 2 लोग मरे हैं, लेकिन आज के समय में जब कोविड-19 के आने के बाद अपनी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रांग कर चुके हैं, और केरला का तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पूरी दाद दी जाती है दुनिया भर में, उसके बाद भी इतनी स्पीड से अगर निपाह वायरस एक जगह पे फैल सकता है तो ऑटोमेटिकली ये कहीं ना कहीं टेंशन की बात है। जो डिजीज यहाँ पे मर गया है उसका 9 इयर्स का जो चाइल्ड है वो भी वेंटिलेटर सपोर्ट में, ये भी बहुत क्रिटिकल है। तो बेसिकली यहाँ पे 16 टीमों को बना दिया गया है केरला के अंदर अप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स को ग्राउंड लेवल पे असिस्ट करने के लिए। ओके, केंद्र की सरकार भी की टीम भी निकल चुकी है केरला के लिए राज्य की सरकार की मदद करने के लिए। नेबरिंग स्टेट्स ने प्रेपरेटरी स्टेप्स लिए हैं कि पोरस बॉर्डर्स के थ्रू केरला के इन्फेक्टेड जोन से जो लोग हैं वो उन जगहों पे ना पहुंच जाए। तो बेसिकली जो निपाह वायरस का आउटब्रेक है वो पूरे देश में ना फैल जाए। प्रीवियस आउटब्रेक्स 2018, 19, 21 में हुए, मेडिकल टीम्स को एक टूल किट ऑफ प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया गया है कि कैसे मैनेज करना है, आइसोलेट करना है, कंटेन करना है, ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, द बिगेस्ट लेसन थ्रू फ्रॉम ग्लोबल आउटब्रेक्स इज लाइकली अनरिलेटेड। एक ऐसा लेसन है जो कि यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज को समझना है, बट अब तक वो समझ नहीं पाए किसकी बात कर रहे हैं। रिसर्च हैज शोन दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी has a definite hand to play in zoonotic slivers. In this case of Nepal, rapid expansion of agricultural activity in original habitat zone of the fruit bats are repeatedly shown up on the force factor analysis. क्या बोला जा रहा है? As government mounts strategic efforts to control outbursts and deaths due to infection disease, it is increasingly clear that states need to initiate a one health approach on the way forward. भाई देखिए, जो भी जूनोटिक डिजीज जैसे HIV जूनोटिक डिजीज है, कोविड चाइना से फैला उसको भी जूनोटिक ओरिजिन बोला गया, मतलब जानवरों से आप इन्फेक्ट हुए हो। तो बेसिकली जानवरों से अगर इंसानों में दवाइयां आ सकती, बीमारियां आ सकती हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि हम जानवरों के हैबिटेट में ना एंट्री मारे। बट केरला के अंदर जूनोट ये जो बैट्स है, बैट्स के हैबिटेट के अंदर लगातार इंक्रोचमेंट हो रहा है। बैट्स के हैबिटेट में जाके ओवरऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है केरला के फार्मर्स के द्वारा, और हो सकता है इस एग्रीकल्चरल इनग्रेस के चलते इनसाइड द हैबिटेबल जोन्स ऑफ द फ्रूट बैट्स हो सकता है कि यहाँ पे ये जो ह्यूमंस हैं वो फ्रूट बैट्स के टच में आ गए हो। तो वन हेल्थ कंसेप्ट के अंदर बेटर ये रहेगा कि वो हैबिटेट्स जिसको जानवर ओन करते हैं या फिर जो डोमिनर की डोमिनेंस में आता है उसमें ह्यूमंस कम से कम इंटरफेयर करें, क्योंकि इंटरफेरेंस के बाद क्या आउटकम निकल के आ सकता है वो इस निपाह वायरस की स्टोरी से हमको पता चलता है। फिर यहाँ पे राम्या नटराजन जी जो कि एरिया ऑफ क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट में काम करती है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी रिसर्च बेस्ड थिंक टैंक है। ये बेसिकली बात कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और बायोफ्यूल्स की। आज की डेट में दोस्तों हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, बायोफ्यूल की उतनी बात नहीं हो रही। बायोफ्यूल्स की बात हो रही है, बट मेन जो ट्रेंड है आज की डेट में वो ईवी का ट्रेंड है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, फिर चाहे वो कार हो, फिर चाहे वो ऑटो चलाने वाले लोग हों, फिर चाहे वो स्कूटी ही क्यों ना हो। ठीक है भाई, तो दुनिया भर के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से मेस्मराइज्ड हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक ऐसा मीडियम समझा जा रहा है जिससे ओवरऑल हमारे एनर्जी बास्केट को डीकार्बोनाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन हटा दो तो पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बेस्ड इंजन को इस्तेमाल करोगे, पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन अब अपने आप में कुछ परेशानी, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आते हो, इंटरनल कंबशन इंजन पूरी तरीके से हटा के बैटरी के बेसिस पे व्हीकल को चला रहे हो, तो भाई कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच है। इनफैक्ट लोग जल्दी ई व्हीकल खरीदते भी नहीं है। मैं अपने फादर को कार दिलाने के लिए गया था,
तो जो एक ई व्हीकल थी वो 2.5 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी। तो एक बार को मैंने और पापा दोनों ने बोला कि यार ये तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। और फिर लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कुछ एप्रीहेंशंस भी जुड़े हुए हैं कि भाई अगर बैटरी खराब हो गई और गलती से अगर वो वारंटी से बाहर निकल गई है तो 3-4 लाख का तो सीधे ही खर्चा आ जाएगा। तो ईवी के साथ ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि शुरू में उसके एडॉप्शन को रोक रहे हैं, और अगर आप हाइब्रिड व्हीकल लेते हो तो वो अपने आप में और बहुत महंगा है। इस चीज को लेके ओवरऑल अभी भी ईवी की बजाय बायोफ्यूल एक अच्छा अल्टरनेटिव निकल के आता है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रही है। बायोफ्यूल को अभी के इंटरनल कंबशन इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है थ्रू बिल्डिंग ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपने सुना होगा, और ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करेगा। देखिए आज की डेट में भी पेट्रोल और डीजल बेस्ड गाड़ियां तो सड़कों पे चली रही है ना, तो उन गाड़ियों में अगर आप बायोडीजल डाल देते हो तो बहुत हद तक वो पॉल्यूशन को कुछ हद तक कम तो कर ही सकता है। तो आप कह सकते हो कि बायोफ्यूल एक ब्लैंकेट टर्म है जिसमें सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल दोनों प्रकार के फ्यूल इन्वॉल्व है। अब सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल फ्यूल से यहां पे ऑथर क्या कहना चाह रही है, ये बात कर रही है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में हम फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके इथेनॉल बना रहे हैं और फिर उस इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं तेल के अंदर 10%, 20%, जितनी भी हो पा रही। शुरुआत 5% से हुई थी। तो ये जो पॉलिसी है सरकार की कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल और डीजल में की जाएगी E20 2025-26 तक, वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल पे बेस्ड होगी। अब ये प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल मतलब फूड क्रॉप, यहां पे शुगर केन गन्ने की बात हो रही है, गन्ने के वेस्ट की बात नहीं हो रही है, लिटरली गन्ने की बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल वो होते हैं ओवरऑल जहां पे उस पर्टिकुलर बायोफ्यूल को बनाने के लिए आपने अपने जो एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए थे उनका इस्तेमाल करो। जैसे इंडिया के अंदर शुगर है, अब शुगर के एक्सपोर्ट को कम करने के लिए शुगर के एक्सपोर्ट इंसेंटिव को देने की बजाय शुगर को इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट करने की बात कर रही है सरकार। लेकिन अब ये कितना ज्यादा अनसस्टेनेबल स्टेप है, ये इस बात से पता चलता है कि पहली बात तो शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो जहां जहां पे भी शुगर केन उत्तर प्रदेश में और आपका साउथ इंडिया में उगाया जाता है, वहां वहां पे वाटर ज्यादा खींचता है, ग्राउंड वाटर ज्यादा खींचता है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में अनसस्टेनेबल ग्रोइंग क्रॉप है। उसके साथ साथ दोस्तों शुगर केन को आप फूड पर्पसेस में ना इस्तेमाल करके किसमें इस्तेमाल कर रहे हो, सीधे फ्यूल बनाने में। अब ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में इंडिया के ज्यादा काम नहीं आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई देखिए इंडिया की आबादी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, इंडिया का लैंड एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, तो जितने लैंड एरिया में एग्रीकल्चर होता है मैक्सिमम उतने में ही होगा, और उस पे भी ईल्ड धीरे धीरे करके घट रही है। तो इस घटती ईल्ड के चलते एक समय ऐसा आएगा कि जो फूड क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो उतना सरप्लस नहीं होगा जितना आज की डेट में वो सरप्लस है। आज की डेट में सरप्लस फूड स्टॉक के चलते हमें ज्यादा टेंशन है नहीं, हम एक्स्ट्रा फूड स्टॉक को इथेनॉल बनाने के लिए और इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये एक्स्ट्रा फूड स्टॉक हमारे पास बचेगा नहीं। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की मदद से इथेनॉल ब्लेंडिंग करना ये एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी नहीं है। तो सस्टेनेबल स्ट्रेटजी क्या है? सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ये है कि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय किया जाए और ऐसी टेक्नोलॉजीज को इजाद किया जाए जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल पे काम करते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल और इथेनॉल में क्या होता है, जो कि क्रॉप वेस्ट और रेजिड्यू से बनते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से बनते हैं जो कि ऑलरेडी वेस्ट हो गए। एक चीज होती है शुगर केन गन्ना जो कि बिल्कुल नया फ्रेशली प्रोड्यूस्ड है, उसको शुगर केन जूस या फिर शुगर बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सीधे सीधे फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो फूड वेस्ट है, जैसे कि शुगर को पीस करके मोलासेस निकाल दिए, उन मोलासेस को यूज किया अगर आपने इथेनॉल बनाने में तो वो ठीक है, वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है, क्योंकि वहां पे आप वेस्ट प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो। समझ गए आप बात को? क्रश्ड शुगर केन को आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। तो एक तो इंडिया की क्रॉप ईल्ड की चलते जो कि धीरे धीरे स्टैग्नेट होगी, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दूसरा, एक रीसेंट स्टडी कंडक्ट की गई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के द्वारा, जो ये प्रोजेक्ट करता है कि जो रेट है ना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का, वो 2040 से 81 में 3 गुना हो सकता है अभी के रेट से। तो इतनी तेजी से अगर आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ाओगे, उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्रॉप वाटर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी और एक समय पे हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स एक्विफर्स में इतना पानी ही नहीं बचेगा कि वो पूरी तरीके से इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। तीसरा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉज कर रहा है, और इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर करके आप एक ऐसा फ्यूल बनाओ जिसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल किया जाए, तो ये स्ट्रेटजी तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं बताई जा रही। ठीक है भाई, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी नो डाउट एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की बजाय जब तक हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को इस्तेमाल नहीं करते,
तब तक ये पॉलिसी सस्टेनेबल पॉलिसी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। एनर्जी ट्रांसमिशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जिसका टाइटल है बायो रिसोर्सेज विद इन अ नेट जीरो इमिशंस इकोनॉमी, ये रिकमेंड किया कि बायोमास को प्रायोरिटाइज करना चाहिए फॉर यूज इन सेक्टर्स वेयर देयर आर लो कार्बन अल्टरनेटिव्स। जहां जहां पे जिन जिन सेक्टर में लो कार्बन अल्टरनेटिव्स हैं, वहां पे आप बायोमास को इस्तेमाल करो, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करो। मतलब सेकंड जनरेशन इथेनॉल को ही आपको प्रमोट करना है, ना कि फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल को। अगर फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल के थ्रू आप अपने आप की लो कॉस्ट एनर्जी अल्टरनेटिव की स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल मान रहे हो, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है। और इसके लिए रिसेंटली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया गया इंडिया के द्वारा G20 समिट के दौरान, जो कि इन पर्टिकुलर फैक्टर्स की तरफ पोटेंट स्टेप्स लेगा। साथ साथ दोस्तों थोड़ा ही से समय लेके आपको बता देता हूं, मेंटरशिप कोर्स दोस्तों लॉन्च है। आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफी मेहनत के साथ ये मेंटरशिप कोर्स आपके लिए बना रखा है। रोज 2 वीडियो इसमें अपलोड होती हैं। आगे आने वाले समय में वीडियो की स्पीड और फ्रीक्वेंसी में डेफिनेटली बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आ जाते हैं। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, ये वन लाइनर न्यूज के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। यहां पे बेसिकली कोको गॉफ की भर भर के तारीफ की जा रही। क्यों की जा रही? कोको गॉफ ने यहां पे यूएस ओपन जीत लिया है। केवल 19 साल की हैं। स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर इन्होंने अपने अपोनेंट आर्या सबलांका को हरा दिया, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है। तो इसलिए कोको गॉफ की यहां पे तारीफ की जा रही है। एक तो इनका होम ग्राउंड है, ये यूएस की हैं, प्लस न्यूयॉर्क में होम क्राउड के सामने इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया, तो अपना सतना जीत लिया, और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इन्होंने खेला, और फिर काफी यहाँ पे इनकी तारीफ वगैरह की जा रही। तो याद रखिएगा, कोको गॉफ वुमेन्स कैटेगरी में अब ओवरऑल यूएस ओपन जीत चुकी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 को हरा के। वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? आर्या साबलांका। हालांकि वर्ल्ड नंबर 1 इस समय पे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रैंकिंग्स रियल टाइम में चेंज होती हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि विंबलडन के मेंस और वुमेन्स सिंगल एडिशन को किसने जीता, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर भाई, आदित्य L1 मिशन परस्यूज द एनिग्मा ऑफ स्पेस वेदर। ये साइंस एंड टेक सेक्शन में आर्टिकल दिया हुआ, और ये आर्टिकल काफी अच्छा है। इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा बहुत छोटी छोटी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उस आर्टिकल में थोड़ा समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि एक प्रॉपर मैनुअल तैयार किया जाए कि पुलिस किस प्रकार से मीडिया को ब्रीफ करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को सरकार को डायरेक्शन दिए कि आप एक मैनुअल को ड्राफ्ट करिए, जो कि पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करेगी इस बात को लेकर कि क्या डूज और क्या डोंट्स होने चाहिए जब मीडिया की ब्रीफिंग होती है, खासकर सेंसिटिव केसेस में। क्योंकि सेंसिटिव केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, तो जो एक्यूज्ड है और जो विक्टिम है, उन दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना यहां पे जरूरी है। अब बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने यह बोला कि जो पुलिस ब्रीफिंग्स है ना, they should be tailored to the necessities and peculiarities of each individual case। तो जो पुलिस ब्रीफिंग है, हर इंडिविजुअल केस की नेसेसिटीज और पिक्यूलियरिटीज के हिसाब से ओवरऑल मीडिया ब्रीफिंग्स होनी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग्स के समय पे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं देनी चाहिए कि भाई मीडिया अपने आप में एक ट्रायल शुरू कर दे, जो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाले केस में हुआ था। बायस्ड रिपोर्टेज रेपुटेशन हार्म करती है एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों की। एमिकस क्यूरी जो है, यहाँ पे जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नायड साहब, उन्होंने बोला है कि स्वीपिंग चेंजेस हुए हैं ग्राउंड में, मेनली बाई द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। तो जरूरी यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे बैलेंस्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ राइट टू फेयर ट्रायल भी जरूरी है। तो मीडिया अपने राइट टू इंफॉर्मेशन के चलते पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी लेता है। अब उस पर्टिकुलर जानकारी के बिहाफ पे मीडिया अपना खुद का एक पैरेलल ट्रायल चलाने लगता है। उससे राइट्स ऑफ फेयर ट्रायल एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों के यहां पे इफेक्ट होते हैं। कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लिमिटेड प्राइवेसी इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जरूरी है। तो मीडिया को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, इस बात को लेकर प्रॉपर मैनुअल तैयार होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस को कोट किया जहां पे सेक्शन 161 के अंदर पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया है एक्यूज्ड या विक्टिम ने, या सेक्शन 164 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया है विक्टिम ने, एक्यूज ने, इन सब स्टेटमेंट्स तक को मीडिया को बता देती है पुलिस। और फिर इन स्टेटमेंट्स के आधार पर मीडिया अपना मीडिया खेलते हैं, उल्टी सीधी बातों को चैनल पे दिखाते हैं, अपने टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों के राइट्स वायलेट होते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जरूरी है, मीडिया का इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, लेकिन मीडिया के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं, जो कि बहुत सारे केसेस में होता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पुलिस को ये बोल दिया है कि अपनी एक ऐसी मैनुअल बनाओ जिसमें प्रॉपर तरीके से लिखो कि तुमको क्या बताना है मीडिया को, क्या नहीं बताना है। ये केस टू केस बेसिस पे वेरी होना चाहिए। कुछ भी आप ऐसा मीडिया को नहीं बताएंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सके, राइट टू फेयर ट्रायल को
इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस दिए किसको, होम मिनिस्ट्री को, ताकि ये प्रिपेयर करें एक मैनुअल। इसमें इनपुट्स आएगा स्टेट पुलिस चीफ से, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, 3 महीने के अंदर ये मैनुअल प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना, अगली हियरिंग जनवरी 2024 में होगी और इस पर्टिकुलर मैनुअल में लिखा होगा कि हाँ भाई किस प्रकार से पुलिस वाले मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। फिर इंडिया ने अपनी पहली C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी ली है स्पेन से। हम अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट को रिवैम्प कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है पहला C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। तो एयरबस से हमारा पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमको मिल चुका है। अपने आप में जो सिंबॉलिक कीज हैं इस पहले एयरक्राफ्ट की, वे एयरबस द्वारा हमारे IAF के चीफ को प्रोवाइड कर दी गई हैं सिविले स्पेन में। सिविले जो ये क्या नाम जगह है, इसको मतलब एविएशन ट्रेनिंग वगैरह के लिए इसको काफी माना जाता है। जिंदगी ना दोबारा करके एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की, ये आपका जो सनी देओल के भाई हैं, नाम भूल गया मैं, अभय देओल और ऋतिक रोशन की, उसमें सिविया भी दिखाया जाता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिविया स्पेन में डील साइन हुई है। 56 C-295 एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए जाएंगे। जो 56 वाला एयरक्राफ्ट है वो इंडिया के पास पहुंचेगा 2031 तक। ओके, ये सब बातें यहाँ पे बोली है। तो मोमेंटस डे है IAF के लिए, एक नया एरा मार्क हो रहा है। नया एरा क्यों मार्क हो रहा है? क्योंकि इस C-295 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर भी होगी। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पहले 16 एयरक्राफ्ट हैं C-295, ये सीधे सीधे इंडिया के अंदर आएंगे। IAF की टीम और एयरबस की टीम कंबाइंडली तरीके से मिलकर उड़ा के इसको इंडिया में लेके आएगी। और इसके बाद की जो 40 एयरक्राफ्ट हैं C-295 के, ये एयरबस द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा मिलकर इंडिया के अंदर। और इसके लिए एक फाइनल असेंबली लाइन वडोदरा गुजरात में भी सेटअप की जा रही है। और पहला जो एयरक्राफ्ट चूंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा वो हैंडओवर किया जाएगा सितंबर 2026 में। एयरबस ने वैसे तो पहला C-295 फ्लाईवे कंडीशन में इंडिया को अभी के लिए दे दिया है और इसके बाद 2024 में एयरक्राफ्ट मिलेगा। उसके बाद एक एक करके प्रति महीने के हिसाब से एयरक्राफ्ट 2025 तक मिलते रहेंगे, जो अभी के 16 एयरक्राफ्ट है। और बाद के 40 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगी। पूरी डील की वैल्यू है $2.5 बिलियन की। ठीक है भाई, ऑलरेडी एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर बना दी गई है। इस पर्टिकुलर फैसिलिटी ने इस एयरक्राफ्ट के एक्सेसरीज और कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। फिर ओवरऑल ये जो एक्सेसरीज हैं ये पहुंचेंगी कहां पे? ये पहुंचेंगी आपकी फाइनल असेंबली लाइन वडोदरा गुजरात में, जहां पे एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलके ओवरऑल C-295 बनाएंगे। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। और सिकल सेल पेशेंट्स एंड एल्यूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये छोटी सी न्यूज, इस न्यूज में क्या है? बेसिकली सिकल सेल के जो पेशेंट्स है, 5 साल के ज्यादा के इंडिविजुअल्स जिनको सिकल सेल का डिजीज है, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको बहुत सारे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, अपने इलाज के लिए पैसे वगैरह मिलते हैं। लेकिन इन इंसेंटिव्स को लेके 3 मिनिस्ट्री आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। एक तो है हेल्थ मिनिस्ट्री, एक है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और एक है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब पहले क्या नियम कानून था दोस्तों कि ओवरऑल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिकल सेल पेशेंट्स को 1 साल के लिए मिलता था। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यहां पे जोर मारा, प्रेशर डाला और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रेशर के अंदर सरकार ने डिसीजन लिया कि चलो भाई, सिकल सेल पेशेंट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम 3 साल का देंगे अगर उनकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अंडर सिकल सेल 25% कम से कम हो तो। समझे बात को? बेसिकली क्या है सीन यहां पे कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रेशर डाल रही सरकार के ऊपर कि सिकल सेल डिसीज से जो भी लोग सफर कर रहे हैं, और बेसिकली हमारे ट्राइबल इलाकों में लोग सिकल सेल डिजीज से ज्यादा सफर करते हैं, उनको ओवरऑल ज्यादा लंबे समय का यहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाए। तो पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता था 1 साल के लिए, 1 साल बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता था, उसमें काफी मगजमारी होती थी। तो प्रेशर डाला ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, तो सरकार ने बोला कि भाई जिनको 25% डिसेबिलिटी है सिकल सेल की, उनको 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लॉन्ग टाइम दो, क्योंकि सिकल सेल डिजीज आराम से जाती है नहीं, क्योर होती नहीं, और ये प्रोग्रेसिव होती है, मतलब और ज्यादा खतरनाक होती जाती है पेशेंट के अंदर। तो बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री यहां पे इस बात को लेके रिव्यू कर रही है कि सिकल सेल डिजीज के लिए क्या परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। अब आप बोलोगे सर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का क्या काम है? तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करने वाली मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। अभी के लिए जब हेल्थ मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बस यही बोला कि हमारा काम है इस पर्टिकुलर डिजीज के ऑनसेट को रोकना। अब ये परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम का देंगे नहीं देंगे, इस बात को लेकर अभी के लिए क्लैरिटी नहीं है। फिर भाई
बर्थ एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। दोस्तों 3 आर्टिकल्स में अगली वीडियो में आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। एक है बर्थ एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रियलिटी ऑफ कश्मीर स्टेटस। उसके साथ साथ एक आर्टिकल है कि प्लाउ सिंबल को लेकर लद्दाख में क्या बवाल चल रहा है। चलिए ये वाला आर्टिकल मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको पता है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 भागों में टूट गई, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख यहां पे अलग हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस करके जम्मू एंड कश्मीर की बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है ना। अब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लद्दाख के इलेक्शंस में भी लड़ रही है। लद्दाख में कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं? तो लद्दाख में इलेक्शंस हो रहे हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के। अब इन पर्टिकुलर इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बोला कि ये अपने ओरिजिनल सिंबल प्लाऊ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बात को लेकर लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने हामी नहीं भरी। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन था जो लद्दाख का, उसने मना कर दिया कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और इलेक्शंस को शेड्यूल किया 10 सितंबर को। यहां पे पहुंच गया कौन? आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से बोला कि एक काम करो, 10 सितंबर को इलेक्शन मत करो, इलेक्शन को रीशेड्यूल करो और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को यह प्लाऊ का सिंबल दो। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि जब ऑलरेडी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तुमको यह इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी प्लाऊ सिंबल को इस्तेमाल कर रही है, तो तुम क्यों? यहां पे थोड़ा पॉलिटिकल एंगल ही बताया जा रहा है। पॉलिटिकल एंगल क्या है कि भाई देखिए, फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये दोनों लीडर्स चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का फिर से रीयूनिफिकेशन हो जाए। ओवरऑल कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में पहुंच के जम्मू एंड कश्मीर की यूनिफिकेशन की बात करेगी, वो प्रेजेंट सरकार को और बीजेपी को उतनी पसंद नहीं आएगी। तो ये बोला जा रहा है कि नहीं भाई, यहां पे ओवरऑल इनकी पार्टी को जीतने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा यहां पे ये है कि ये जो आप कह लो लोकल लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीती थी। इसमें 30 सीटें हैं और 10 जीती थी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो इसमें इनकम्बेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है और इस बार कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से ना जीत जाए, इस बात का भी अंदेशा है। तो यहां पे लीगल चैलेंज इस बात को लेके था कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल प्लाऊ सिंबल को लद्दाख के इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले पहुंचा हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन यहां पे यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन है कि जब तक राज्य का इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता एक पर्टिकुलर सिंबल को, उसको नहीं दिया जा सकता पार्टी को। अब अभी के लिए लद्दाख के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन बना नहीं है, तो जो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी बनाई गई जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंदर आती है, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को प्लॉ सिंबल देने से मना कर दिया। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि ये क्या बकवास चल रही है, तुमने इलेक्शन कमीशन अपॉइंट नहीं किया, प्लॉ सिंबल तो ये अपने स्टेट में इस्तेमाल कर ही रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहां पे इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉ सिंबल इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। किसको? आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को। तो भाई ये जो 370 का स्पेशल स्टेटस का एब्रोगेशन है, ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल, और उसके बाद आदित्य एल1 ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल, ये अलग से एक वीडियो में या फिर कल की एडिटोरियल वीडियो में मैं आपके लिए जोड़ दूंगा। कल या परसों कभी ना कभी जुड़ जाएगी, ये दोनों आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आज के सारे आर्टिकल्स इतने ही थे। आई होप दोस्तों मजा आया हो आपको इस लेक्चर में। चाहे तो आप मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करके इस प्रकार के और लेक्चर्स को पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, पढ़ लिखते रहिए।